वी हैव ए नेगेटिव चार्ज एंड ए पॉजिटिव चार्ज। इन दोनों का सेपरेशन जो है उसे हम 2L से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और पॉइंट्स ऐसे ले लो, ए बी। इक्वेटोरियल लाइन होती है बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आई कैन ड्रॉ ए लाइन हेयर जो सेंटर से पास कर रही है और परपेंडिकुलर भी है। इस लाइन को बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। मान लो ये डाइपोल का सेंटर है और इस सेंटर से, सेंटर ओ ले लो, सेंटर से P डिस्टेंस पे, सॉरी R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है। ये वो पॉइंट है जहां हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। जब भी हम डाइपोल के कारण कैलकुलेशन करेंगे तो डाइपोल मतलब हमारे पास दो ही चार्जेस हैं। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पड़े हुए किसी भी टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा एंड दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EA। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ पड़े हुए किसी भी टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा और ये होगी EB की डायरेक्शन। ठीक है, ये तो हमने परसों एग्जांपल्स में भी देखा था। EA का कितना होगा मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो हम डायग्राम में देखते हैं। EA का मैग्नीट्यूड होगा KQ/AP²। होगा या नहीं? ये डिस्टेंस AP है। और अगर आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, ये 2L है तो ये L होगा। सो इट इज इक्वल टू KQ डिवाइडेड बाय R² प्लस L²। कैसे? AP² इज इक्वल टू L² प्लस R²। सिमिलरली बेटा EB कितना होगा? KQ/BP², क्योंकि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हमने EB बोला है। दैट वुड बी इक्वल टू KQ/R² प्लस L²। सो दिस इज द फर्स्ट कंक्लूजन जो यहां से निकलेगा कि EA और EB का मैग्नीट्यूड जो है ये बराबर है। ये हटा दूं, इससे तो नहीं कोई प्रॉब्लम। बेटा EA और EB का मैग्नीट्यूड बराबर होने के कारण इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों के साथ बराबर एंगल बनाएगा। ऐसे तो रिजल्टेंट हमेशा बड़े वाले फैक्टर की तरफ या बड़े वाले जो फोर्स होगा उसकी तरफ होगा, बट यहाँ तो दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो रिजल्टेंट E जो है दैट विल बी इन द सेंटर। ठीक है, और वो सेंटर आप यहाँ कैसे शो करोगे? अगर वो EA के साथ थीटा एंगल पे है तो EB के साथ भी थीटा एंगल पे है। ठीक है, मैंने जानबूझ के थीटा लिया, अदरवाइज थीटा/2 भी ले सकते हैं, बट वो अननेसेसरी हमारी कैलकुलेशन उलझ जाती है। तो दोनों एंगल्स को सेम वैल्यू देनी है तो थीटा लिख दिया। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि E और EB बराबर हैं, तो ऐसे बोलेंगे देयरफॉर द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is equally inclined to EA and EB। EA और EB के साथ बराबर एंगल पे है। E और EB को हम रिजॉल्व कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं बेटा। EA और EB को हम रिजॉल्व कर सकते हैं into two components, into ऐसे लिखेंगे into their rectangular components। both EA and EB can be resolved into their rectangular components। और ये मैं आपको दूसरी एक और फिगर बना के दिखा देता हूं।
ऐसे था, बट आपने 11 में पढ़ा, जब भी वेक्टर्स को रिजॉल्व करते हो तो जो बेस कंपोनेंट, बेस मतलब जहां थीटा बन रहा है वो कॉस कंपोनेंट होता है। ये ई ए है, ये थीटा है, इसी को मैं दोबारा से यहाँ बना दिया है, दिस विल बी ई ए कॉस थीटा, और ई ए साइन थीटा कहाँ होगा, नीचे, दिस विल बी ई ए, ये ई बी है, ये थीटा है, दिस इज ई बी कॉस थीटा, और ऊपर ई बी साइन थीटा। ठीक है, both E and EB can be resolved into their rectangular components as shown in figure. फिगर 2 बना देता हूँ, चलो ये फिगर 1 आ गई हमारी, और ये आ गई फिगर 2। तो जब आप इन दोनों को रिजॉल्व करोगे, उससे पहले हमने ये देख लिया कि E और EB का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो हम बेटा यहाँ से ये बोल सकते हैं कि EA साइन थीटा और EB साइन थीटा जो है कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक ऊपर है और एक नीचे है। हियर EA sin theta and EB sin theta being equal and opposite will cancel each other. लेकिन जो EA cos theta और EB cos theta है, ये तो ऐड हो जाएंगे, बट EA cos theta and EB cos theta will be added up. जब ये दोनों ऐड होंगे तो हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, therefore the resultant electric field intensity at point P is E equals to EA cos theta प्लस EB cos theta। E और EB तो दोनों बराबर हैं, E equals to EA cos theta प्लस EA cos theta अगेन। क्यों? हमने अभी प्रूव किया था EA is equal to EB, it means E is equal to 2EA cos theta। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज इक्वल टू 2EA cos theta। बस आपने बेटा EA की वैल्यू निकाली हुई है, ठीक है, पहले स्टेप में ही थीटा cos थीटा निकालेंगे। देखो ध्यान से डायग्राम देखना, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो आप किसी भी ट्रायंगल से cos थीटा निकालो, वैल्यू पुट करो। देखो बेटा EA का हमने वैल्यू निकाला था, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, E आपके पास आ जाएगा 2 EA is K into Q by R square plus L square into cos थीटा। cos थीटा कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये थीटा, ये भी थीटा, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, कोई भी ट्रायंगल ले लो, चाहे ये थीटा, तो ये भी एक्चुअली थीटा ही है, क्योंकि ये सारे डिस्टेंसेस AP और BP बराबर हैं, ये L है, ये भी L है, R तो है ही कॉमन, दोनों ट्रायंगल्स एक जैसी हैं। तो किसी भी ट्रायंगल से आप cos थीटा निकालो, यू कैन सी इन ट्रायंगल APO cos थीटा इज इक्वल टू AO by AP। AO तो L के बराबर है, AP किसके बराबर है, रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। कैसे? क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से क्या मिलता है कि AP स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, सो AP इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर।
तो cos थीटा क्या आ जाएगा बेटा, L डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। तो फाइनली आपके पास ये बनेगा के क्यू इंटू टू एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। कैसे पावर 3/2, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1/2 है, 1 प्लस 1/2 3/2। क्यू इंटू टू एल डाइपोल मोमेंट होता है, क्यू इंटू टू एल इज पी, सो ए इज इक्वल टू के इंटू पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। ये फाइनल आ गया। और अब आप यहाँ के की जगह क्या लिखो, जैसे आपको कल भी बताया, अब आप के की जगह क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 3/2। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इक्वेटोरियल लाइन में एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल, लेकिन एक्सिस पे नहीं, यहाँ। सेम स्पेशल केस यहाँ भी देख लेते हैं बेटा। अगर ये पॉइंट भी बहुत दूर होगा, अगर ये पॉइंट भी यहाँ के बजाय यहाँ कहीं हुआ, इफ पॉइंट P is very far away from the dipole, अगर डाइपोल से बहुत दूर हुआ, तो हम ये बोलेंगे ना R बहुत बड़ा है L से। अगर ये पॉइंट P यहाँ से 5 किलोमीटर ऊपर है, तो R बहुत बड़ा हो जाएगा। तब हम इस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, जब एक टर्म बहुत बड़ी और एक बहुत छोटी हो जाएगी ना, देन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को हम सिर्फ आर स्क्वायर ही लिख लेंगे, जिससे हमारा ई बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर पावर 3/2। ये 2 कैंसिल, पी बाय आर क्यूब। इसको एक बार चेक कर लो, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल मतलब जिसमें हम बड़ा दूर वाले किसी पॉइंट पे ले रहे हैं, जिसमें हम एल को निग्लेक्ट कर देते हैं। ऑन द एक्सियल लाइन ई ए बोलूंगा अब मैं, एक्सियल लाइन है इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p by r cube, and on the equatorial line e लिख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 into p by r cube। एक्सियल लाइन पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p by r cube, इक्वेटोरियल लाइन पे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p by r cube। तो अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, कितना होगा, टू है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 भी क्यों लिखना है, के ही लिख के देख लो, के इंटू 2p by r cube, के इंटू p by r cube, तो के p by r cube कैंसिल, सो ई ए इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई। एक्सियल लाइन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, डबल है, किससे, जितना इक्वेटोरियल लाइन पे उससे, या इक्वेटोरियल लाइन पे अगर पता करना होगा तो 1/2 ऑफ ई ए। ठीक है, ये तो हो गया कि दोनों का कंपैरिजन, उनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस आ गया।
दूसरा बेटा एक चीज और देखो, जब हम किसी पॉइंट चार्ज की बात करते हैं, किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर स्क्वायर के होता है, लेकिन ड्यू टू डाइपोल आर क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये इन दोनों में कॉमन है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में आर क्यूब है और यहाँ भी आर क्यूब है। तो एक कॉमन कंक्लूजन ये भी याद रखो कि डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस। पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द क्यूब ऑफ डिस्टेंस। पॉइंट चार्ज का होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, इस पे बेस ये दोनों जो एक्सप्रेशंस बताए आपको, एक तो ये वाला, दूसरा ये रिलेशन, इसके बेसिस पे मैं एक क्वेश्चन आपको कराता हूं। किसी भी शॉर्ट डाइपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे वेरी करता है। मान लो बेटा ये एक शॉर्ट डाइपोल है, शॉर्ट डाइपोल है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है 2L, और ये है इसकी एक्सियल लाइन, इसी को बोलते हैं एक्सियल लाइन। बेटा अगर देखो आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या हुआ, अगर आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक है, तो 2R पे कितना होगा, जब हम डिस्टेंस डबल कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा ना। कितना कम होगा, जब यहाँ आप 2R का क्यूब करोगे बेटा कितना हो जाएगा पता है, 8R क्यूब। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर E था तो यहाँ पर होगा E/8। अगर स्क्वायर होता ना फिर आना था E/4, क्यूब है इसलिए E/8। नहीं समझ में आया फिर से देखना, अगर मैं डिस्टेंस ट्रिपल कर दूं, कितना कर दूं, अब 3R कर दूं डिस्टेंस, यहां से 3R हो गया ना, R R R। अब बोलो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E/27। ये 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब आ जाएगा अब, क्योंकि 3R कर दिया 27। एक और R दूर जाएंगे तो E/4 का क्यूब हो गया नीचे 64। एक और R दूर जाएंगे तो E/5 का क्यूब, 5 का क्यूब 75 होता है। चलो लिखो, लिखना क्या बनाना है खाली, आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने का ये मतलब है कि डिस्टेंस डबल करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड 1/8, ट्रिपल करोगे 1/27, क्यूब क्यूब से कम हो रहा है। दोबारा बना के दिखा दो। ड्यू टू डाइपोल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर क्यूब के। मान लो आर डिस्टेंस पे ई है, तो जब हम डिस्टेंस 2R कर देंगे और वहां हो जाता है अगर E', ठीक है, बाकी सब तो कांस्टेंट है, तो E'/E कितना हो जाएगा, E'/E हो जाएगा 1/8R क्यूब डिवाइडेड बाय 1/R क्यूब, तो 1/8, E' विल बी इक्वल टू E/8। ऐसे ही सोचो खुद कि अगर यहाँ 3R होगा तो 27 आ जाएगा, 4R हो जाएगा। जितना आप डिस्टेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होती जाएगी, बट वो किस हिसाब से, आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक डाइपोल लिया, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूर, 2R 3R 4R और 5R दूर। आर डिस्टेंस दूर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, 2R पे E/8, 3R पे E/27, 4R पे E/64 और 5R पे E/, ठीक है। ये सब पॉइंट्स कहाँ है, एक्सियल लाइन पे। अगर मैं बोलूं आपको बताओ इसी के बेसिस पे, फिर आप बना देना। आर डिस्टेंस दूर इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होगा, 2R पे कितना होगा, 3R पे कितना होगा, 4R पे कितना होगा,
ये भरो, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा, यहाँ कितना होगा। ठीक है, और इसमें क्या यूज करोगे, इक्वेटोरियल लाइन पे तो जितना एक्सियल लाइन है उससे हाफ होता है, यह भी प्रूव किया हमने। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, अगर डिस्टेंस सेम हो तो। ठीक है, तभी तो आर आर कटेगा। अब अगर आर डिस्टेंस पे यह ये ई है तो ये E/2 होगा, ये E/8 है तो E/16, E/27, E/54, E/64, E/128, E/125, 250। ठीक है, ये जो लाइन है ये एक्सियल लाइन है और ये इक्वेटोरियल लाइन है। अब देखो एक चीज और, ये एक डाइपोल है हमारे पास, शॉर्ट डाइपोल। यहां से आर डिस्टेंस दूर एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, और अभी हमने देखा कि यहां से आर डिस्टेंस दूर इधर E/2 होगा। अब बेटा अगर आर डिस्टेंस पे E/2 है तो कहीं ना कहीं आर डैश डिस्टेंस पे E भी तो होगा, यही तो कम होता 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 यहाँ E/2 बन गया होगा। तो एक्सियल लाइन पे अगर आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड E है तो इक्वेटोरियल लाइन पे वो कितने डिस्टेंस पे E होगा, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन पे तो आर डिस्टेंस पे वो E/2 होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस R from a on the axial line is E at what distance on the equatorial line? The electric field intensity is E. इक्वेटोरियल लाइन पे कितने डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है? At a distance R on the equatorial line. E equals to 2K, या ऐसे लिखो K into 2P/R cube. On the axial line, ये axial line के लिए लिखा, सॉरी, on the axial line. On the equatorial line, let the electric field intensity is E, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, at a distance R dash from the dipole. Therefore E कितना होगा, इक्वेटोरियल लाइन का फॉर्मूला क्या था, K into P/R cube, तो K into P/R dash cube, क्योंकि अभी हमने डिस्टेंस R dash रखा है, इन दोनों को इक्वेट कर दो। Therefore K P/R dash cube is equal to K into 2P/R cube। एक्सियल लाइन पे यहाँ 2P आता है और इक्वेटोरियल लाइन पे यहाँ P आएगा खाली, वो आपने डेरिवेशंस करी हुई है। तो ये K और K कैंसिल हो जाएगा, ये P और P कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा R डैश क्यूब इज इक्वल टू R क्यूब बाय 2। तो R डैश कितना हुआ, R डैश इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय 2 रेज पर 1/3। इसे बोले जनरल एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए डाइपोल। डेरिवेशन की तो जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट एक फॉर्मूला जरूर बताऊंगा यार।
जनरल एक्सप्रेशन का मतलब है एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट। जैसे ये अगर एक डाइपोल है और यहां पर मेरे को r डिस्टेंस दूर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है थीटा एंगल पे, ठीक है। अभी मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट ये है, ना तो एक्सियल लाइन ना इक्वेटोरियल लाइन। लेकिन सोचो अगर थीटा 0 हो तो ये पॉइंट कहाँ होगा? अगर थीटा 0 हो, ऐसे है ना, अगर थीटा 0 हो तो ये पॉइंट एक्सियल लाइन पे हो जाएगा, और अगर थीटा 90 हुआ तो इक्वेटोरियल लाइन पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं जनरल एक्सप्रेशन, क्योंकि यहाँ थीटा हमें पता नहीं है कितना है। तो जनरल एक्सप्रेशन बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का ये याद रखना, 1/4πε0 p/r³ इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। वन बाई 4πε0 p/r³ स्क्वायर रूट ऑफ 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसी में अगर आप थीटा को 0 पुट करो तो आपको पता है थीटा 0 मतलब एक्सियल लाइन हो गया, एक्सियल लाइन हो गया तो cos थीटा विल बी इक्वल टू 1। जब यहाँ 1 आ जाएगा तो ये 4 बन जाएगा, 4 का रूट 2 हो गया, तो E आ जाएगा 1/4πε0 इंटू 2p/r³। और अगर मैं थीटा को 90 रखूं तो तब हम हो जाएंगे इक्वेटोरियल लाइन पे, और जब इक्वेटोरियल लाइन पे हो जाएंगे तो cos थीटा विल बी 0। तब हमारा जो E आएगा 1/4πε0, ये पूरा 0 हो गया, 1 आ गया खाली, p/r³। ठीक है, यही डेरिवेशन हमने करी थी, ठीक है। तो ये डाइपोल हो गया। कल हम पढ़ेंगे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात करेंगे।